नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं। 1 से 5 तक के पाठों की हमारी चर्चाएं हो चुकी है, जिसमें चौथे व 5वें पाठ में मुख्य रूप से हमने राजस्थान इतिहास की चर्चा करी है। छठा व 7वां पाठ आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से राजस्थान के भूगोल प्रश्नों का समावेश किया गया है। मैं एक-एक प्रश्नों पे चर्चा करूँगा और प्रश्न से संबंधित जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भू-संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। तो देखो साथियों कि भू-संरचना के आधार पे देखें हम राजस्थान के मानचित्र की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो राजस्थान के भाग को कितने भागों में बाँटा जाता है? 4 भागों के अंदर बाँटा जाता है, जिसके अंदर थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। दूसरा प्रश्न है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर या कितने भाग पर फैला हुआ है? देखिए, हम थार के मरुस्थल की जब चर्चा करें ना, तो थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में विभाजित है और ये लगभग इन 12 जिलों के 61% भाग पर हैं। थार के मरुस्थल की वैसे हम विस्तृत चर्चा करें तो यह लगभग गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और सिंध प्रांत के साथ सम्मिलित रूप से राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग 61% भाग पे थार का मरुस्थल है और इस 61% भाग जो थार का मरुस्थल है, उसके कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो लगभग इस 61% भाग जो कि थार का मरुस्थल है, इस पर राजस्थान के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या है, जो कि इन 12 जिलों में 61% भाग पर निवास करती है। जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो लगभग 40%, जबकि आपका क्षेत्रफल पूछे तो 61% भूभाग पर, जो कि 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक संघनन मरुस्थल और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है, वो राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो थार के मरुस्थल के किस भाग को ग्रेट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थल का वह भाग जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल में फैला हुआ है, उसको ग्रेट डेजर्ट या महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किसी स्थानीय भाषा में धुरों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा में चर्चा करें तो मिट्टी के बड़े बड़े टीले, जिन्हें धुरे कहा जाता है, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः पर्वतीय प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। आगे है, राजस्थान में अरावली का कितना विस्तार है? तो देखिए, राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है, वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका विस्तार देखें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग है, वो अरावली पर्वत श्रेणी का है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली का जो विस्तार है, वो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना तक या रायसीमा तक अरावली का विस्तार है। और कहा यह जाता है कि पालनपुर गुजरात से ये चलती है। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें इसके ऊपर, तो गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, ये याद रखिएगा, माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, वो 692 किलोमीटर है, जिनमें से लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है। अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक वो भाग जो राजस्थान से बाहर है और एक राजस्थान के अंदर। अरावली की जो लगभग राजस्थान में लंबाई है ना, वो लगभग इसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर अरावली जो पर्वत श्रेणी है, लगभग 80% जो भाग है, वो राजस्थान में इसका पाया जाता है। आगे है, राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? जो ये अरावली का भाग है, इसमें लगभग राजस्थान का 10% भाग निवास करता है। आगे, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? पूर्वी मैदानी भाग है, वो आपके राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है?
40% जनसंख्या निवास करती है। हमने पढ़ा कि थार का मरुस्थल उस पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 60% के भाग के लब के ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यहाँ केवल 23% भूभाग पर ही 40% जनसंख्या निवास करती है। कि किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिए, नदी के जल के कटाव से बीहड़ भूमियों का निर्माण होता है। इनको डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि कोटा से धौलपुर के आसपास है। बीहड़, आपने नाम सुना होगा, फूलन देवी और ये मान सिंह डाकू, उनकी शरण स्थली थी बीहड़। बीहड़ का जो राजा है वो धौलपुर का कहा जाता है, जबकि बीहड़ की जो रानी है वो क्रोली को कहा जाता है। याद रखिएगा कि बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है? तो क्रोली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। जबकि किस जिले को बीहड़ का राजा कहा जाता है? धौलपुर को बीहड़ का राजा कहा जाता है। मिट्टी के कटाव के कारण ऐसे डांग क्षेत्रों में जो उत्पन्न क्षेत्र हैं उनको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? देखो, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के अंदर 56 नदी नालों के समूह के कारण इस भाग को क्या कहा जाता है? जो मही के सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग किया जाता है, इसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, उसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो देखिए, दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 7% है। और इस 7% पे कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 11%। आप इसको याद रखिए। राजस्थान में कितनी प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है, जिसके अंदर शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र के नाम से ये 5 ऐसी परिस्थितियां जो राजस्थान में जलवायु परिस्थितियों को निर्माण करती हैं। अरावली से पूर्व में जयपुर, उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखो, अरावली से जो पूर्व का भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर को किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, सवाई माधोपुर से लेकर जो उदयपुर का भाग है, ये नीचे ये बड़ा, तो यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो आपके बांसवाड़ा और जो झालावाड़ का क्षेत्र है उसके अंदर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के प्रमुख ऋतुएं हैं, तो राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक, जबकि वर्षा ऋतु जो कि जुलाई से सितंबर तक, एवं शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक पाई जाती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी जो हवाएं, उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है उनको लू के नाम से जाना जाता है। इनकी लगभग जो रफ्तार है, इनकी जो तेजी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थानीय भाषा में इनको लू कहा जाता है। किस मानसून से राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है? तो जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून है ना, इससे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो अरब सागर के कारण होती है। अरब सागर के कारण होती है। और किस मानसून से होती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये भी याद रखिए कि किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर दिशाएं दी हो तो दक्षिण पश्चिमी उत्तर होगा, और अगर खाड़ी का नाम दिया हो तो बंगाल की खाड़ी इसका उत्तर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जो आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो जैसलमेर है, जहाँ केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। देखो, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिन्हें गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, उन्हें मावठ कहा जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। मावठ किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप जनवरी फरवरी के माह में देखेंगे तो गेहूं की फसलों के लिए मावठ एकदम स्वर्ण बूंद की तरह होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में शीत ऋतु में वर्षा करती है। ये छठा पाठ था। हमने 35 प्रश्नों पर चर्चा करी। व्याख्या सहित लगभग 50 से 60 हमारे प्रश्नों पर चर्चा हुई। आप बार बार इनको पढ़िए, रिपीट कीजिए और
खुद MCQ लगा के देखें, निश्चित तौर पे आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में इनसे सहायता प्राप्त होगी। अब चलिए 7वां जो हमारा अध्याय है जल संसाधन एवं संरक्षण। संसाधन का तात्पर्य है कि वे सभी साधन या वे सभी तत्व जो मानव की आवश्यकता पूरी करते हैं उनको संसाधन कहा जाता है। और हम मुख्य रूप से किस संसाधन को पढ़ रहे हैं, जल को पढ़ रहे हैं। कैसे जल एक संसाधन है और कैसे हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इस बात पे हमारी चर्चा की जाएगी। आगे है राजस्थान में जल विभाजक रेखा क्या है। देखो राजस्थान के अंदर हम मानचित्र पे, जब राजस्थान के मानचित्र पे चर्चा करते हैं तो जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करने के कारण अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में महान जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। अपवा क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे क्या कहा जाता है, जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। या तो वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, या वो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, या वो आंतरिक अपवाह तंत्र है, मतलब किसी भी समुद्र या खाड़ी में वो जल नहीं मिलता, स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। उस प्रकार की आगे हम नदियां भी पढ़ेंगे जिनको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से जो बनास है, काली सिंध है, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है, तो जो आपकी ये बनास है, काली सिंध है, पार्वती नदियाँ हैं, ये आपकी यूपी में जाके यमुना से मिलता है। यमुना आगे जाके गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो मैंने कहा कि ये जो बनास, काली सिंध, पार्वती है ये अपना जल अब लगभग यूपी में जाके यमुना को देती है। यमुना आगे जाकर अपना जल गंगा में देगी और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में लूणी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास व उनकी सहायक नदियाँ हैं जो कि अपना जल कहाँ ले जाती है, अरब सागर के अंदर ले जाती है। आगे प्रश्न है ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर चल भाग में विलुप्त हो जाती है, कि चल भाग में विलुप्त होने वाली नदियों को क्या कहलाती है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियां उनको कहा जाता है। क्या राजस्थान में भी आंतरिक प्रवाह की नदियां, तो जी हाँ, घग्गर नदी है, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा है, कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपारेल है और मेड नदी है। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां। प्रश्न आते रहे हैं कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां, तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेड आदि ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो याद रखिए चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जन्नापाव पहाड़ियाँ हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपका ये पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ियाँ, जन्नापाव की पहाड़ियाँ हैं। विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ियाँ, जन्नापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ चंबल नदी का उद्गम होता है। इस चंबल नदी को चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी कौन है, राजस्थान की 12मासी यानी वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उसका नाम क्या है, चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। कहीं कहीं 84गढ़ भी लिखा आता है, तो हमें दोनों प्रश्न याद रखने चाहिए कि भैंसरोडगढ़ या 84गढ़ में यह लगभग राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी जो चंबल नदी है इस पर लगभग 4 बांध भी बनाए गए, जिसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जौहर सागर बांध और कोटा बैराज इस चंबल नदी पर ही बनाए जाने वाले मुख्य बांध हैं। आगे राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो चंबल नदी और राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहती है। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक नगर है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है, कि राजस्थान औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका उत्तर होगा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे एक दूसरी नदी हमने चंबल पे चर्चा करी है, जिसमें हमने पढ़ा कि चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जन्नापाव पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में 6 जिलों के अंदर ये बहती है। कोटा इस नदी के किनारे बसा हुआ एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है, ये हमने चर्चा करी। आगे है अब बनास नदी। देखो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम है ये राजसमंद जिले की खब्बर की पहाड़ियाँ, जिन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, खमनोर की पहाड़ियों के नाम से भी उनको जानते हैं। राजस्थान की खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो याद है कि
बनास नदी का उद्गम है वो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की अखबार की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक व सवाई माधोपुर है। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? विलय होती है। तो जो ये बनास नदी है ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट जाकर किस में मिल जाती है? बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी कैसी है? बनास नदी एक मौसमी नदी, अर्थात वर्षा होगी तो ये बहेगी। राजस्थान में बहने वाली, देखो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बारहमासी नदी हमने पढ़ा चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हमारा बनास। बनास की कुल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? लगभग 480 किलोमीटर है, कहीं कहीं 512 किलोमीटर भी लिखा है। बनास नदी के तट पर कौन से नगर स्थित है? तो बनास नदी के तट पर टोंक और सवाई माधोपुर नगर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास की प्रमुख सहायक नदियों की हम चर्चा करें तो बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मिनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी है। आगे एक नई नदी है कि लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो याद रखिएगा जो लूणी नदी है इसका उद्गम है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों में होता है। इसको मरुस्थल की गंगा या मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है। इसे मरुस्थल की गंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखो लूणी नदी का उद्गम अजमेर में किस स्थान पर होता है? लूणी नदी का जो उद्गम है ये अजमेर में आपके गोविंदगढ़ के निकट होता है। आप याद रखिए कि ये जहाँ से निकलती है ना, ये जहाँ से निकलती है आपके वहाँ तक तो इसका नाम साबरमती या सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के निकट अजमेर में एक जगह है गोविंदगढ़, एक जगह है गोविंदगढ़, वहाँ जाकर ये आपके पुष्कर से आ रही आपकी जो दूसरी नदी है सरस्वती नदी, उसके अंदर अपना पानी मिला देती है। दोनों मिलने के बाद जो आगे ये नदी निकलती है उसी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो पुष्कर के निकट गोविंदगढ़ जगह है ना, यहाँ आपकी ये सरस्वती और साबरमती नदी दोनों मिलती है, कहीं कहीं सागरमती भी लिखा था। उसके बाद गोविंदगढ़ के बाद इसका जो पानी है वो लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी है देखो कि लूणी नदी का उद्गम अजमेर किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ से होता है। गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम क्या है? लूणी नदी है। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? ये हमने जो धाराएं जो अभी अब चर्चा करी कि ये दो जो धाराएं हैं एक तो सरस्वती नदी की धारा है और दूसरी साबरमती नदी की धारा है। आगे है लूणी नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? देखो लूणी नदी का अगर हम बहाव क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, एक नया जिला बालोतरा और लगभग जालोर का सांचौर होते हुए गुजरात के कच्छ की खाड़ी के अंदर ये चली जाती है। लगभग कितने जिलों में बहती है? तो याद रखिए लगभग कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों के अंदर बहती है। लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? देखो जब तक आपकी नाग पहाड़ियों से निकलकर गोविंदगढ़ में लूणी नाम रखे जाने के बाद जब तक ये बाड़मेर पहुंचती है ना तब तक इसका पानी मीठा है, लेकिन बाड़मेर जिले का एक जो नया जिला बना है बालोतरा, वहां जाने के बाद जो इसका जल है वो खारा हो जाता है। इसलिए लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद है कि आधी खारी व आधी मीठी नदी किसे कहा जाता है? तो लूणी नदी को आधी खारी व आधी मीठी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो लूणी की सहायक नदियों बात करें जो जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी और आपकी गुहिया जो नदी हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये जो आपकी लूणी नदी है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये एक प्रकार से अंतः प्रवाही नदी है क्योंकि किसी भी समुद्र को ये अपना पानी नहीं देती, किसी में भी जाकर ये अपना जल नहीं गिराती, स्वतः ही विलुप्त हो जाने के कारण इसे अंतः प्रवाही नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है माही नदी। देखिए आपकी दक्षिण राजस्थान की गंगा माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अंदर आपके विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के अंदर जो अमरोह की पहाड़ियाँ हैं, अमरोह की पहाड़ियाँ हैं जो लगभग मेहद झील के नाम से भी जानी जाती है। अमरोह की पहाड़ियाँ जहाँ मेहद झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो याद रखिए माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत में जो आपकी पर्वत श्रृंखला है अमरोह पर्वत श्रृंखला, अमरोह पर्वत श्रेणी इसके
अमरोहा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। जहाँ कौन सी झील स्थित है? मेहद झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? मेहद झील स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा भाग? अमरोहा की पहाड़ियाँ। इसे कंठल की गंगा, दक्षिण की गंगा, कंठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? तो माही नदी है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर बहती है। प्रतापगढ़ का भाग है तो कंठल कहलाता है, इसीलिए तो इसे दक्षिण राजस्थान या कंठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे से क्योंकि एक प्रश्न मैं भी आपको दो प्रश्न बताता हूँ कि माही नदियों के बारे में। आप ये दो प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा कि जो माही नदी है ये डूंगरपुर के निकट एक गांव है नमावा पाटरा गांव की माही नदी है। ये आपके डूंगरपुर के अंदर एक गांव है नवा पाटरा। डूंगरपुर में एक गांव है नवा टापरा या नवा पाटरा, नवा टापरा। ये जो नदी है माही, इसका माही, सोम व जखम तीन नदियों का आपसी संगम होता है। माही, सोम व जखम नदियों का आपसी संगम होता है। वहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला आयोजित किया जाता है। जिस तीनों नदियों के मिलने के कारण इस भाग को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर के नवा पाटरा के अंदर एक जगह है बेणेश्वर, एक जगह है बेणेश्वर, याद रखिएगा। बेणेश्वर के अंदर माही, सोम, जखम और ये जो बेणेश्वर के अंदर माही, सोम, जखम की त्रिवेणी संगम है, क्योंकि ये आगे यहाँ आकर ये लगभग तीनों नदियाँ अपना जल सम्मिलित करती है। तो ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती है। ये जो त्रिवेणी संगम है ये आपका डूंगरपुर के नवा टापरा के बेणेश्वर के निकट है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, जिसे आपका आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा करें तो सोम व जखम माही नदियों की प्रमुख सहायक नदियां हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी कर्क रेखा को, देखिए राजस्थान के मानचित्र हम चर्चा करते हैं ना, जो कर्क रेखा जब ये यहाँ से निकलती है ना, इसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? उल्टे यू के आकार में बनने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ये आपकी जो कर्क रेखा है उसको दो बार विभाजित करती है। उल्टे यू की आकृति बनाने वाली कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिए माही नदी है जो कर्क रेखा दो बार विभाजित करती है और उल्टे यू के आकार की है। ये आगे जाकर अपना जो जल है वो खंबात की पड़ी में ले जाती है, जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। यानी ये आगे जाकर अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर के अंदर ले जाती है। आगे है कि बाण गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बाण गंगा का जो उद्गम है वो जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर की विराट की पहाड़ियों में। विराट की पहाड़ियाँ हमने चर्चा करी, आपके बौद्धकालीन यहाँ से शिलालेख मिला, अशोक का बाबरू शिलालेख भी यहाँ से मिला है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, वहाँ हमने हम ये भी पढ़ा विराटनगर ऐसा जहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास भी निकाला। आगे है कौन सी नदी का पानी भरतपुर के घना पक्षी उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जल देने वाली नदी कौन सी है? जो कि नम भूमि वेटलैंड है। तो कौन सी नदी है? तो बाण गंगा है, वो अपना जल केवला देव को भी देती है। केवला देव अभ्यारण्य में किस नदी का जल जाता है? तो बाण गंगा नदी का जाता है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो बाण गंगा को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे है गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम स्थल है, देखो गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से उद्गम होती है। गग्गर नदी का उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होती है। गग्गर नदी भी एक प्रकार से अंतः प्रवाह की नदी है, क्योंकि अपना जल किसी भी समुद्र को नहीं देती। गग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो गग्गर नदी है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का जो पाट क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो पाट क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। इसकी नदी के किनारे सबसे बड़ा एक धार्मिक मंदिर भी स्थित है, कहा जाता है कि जिसका निर्माण अकबर के समकालीन किसी अकबर के ही व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। आगे जाकर उसका पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो गग्गर नदी के पाट पर किस मंदिर का निर्माण हुआ है? तो गग्गर नदी के पाट पर स्थित मंदिर का नाम है भद्रकाली मंदिर, जो कि शक्तिपीठ को समर्पित है। आगे है गग्गर नदी कहाँ भूमिगत हो जाती है? कहा जाता है कि गग्गर नदी है गंगानगर में ही आपकी भूमिगत हो जाती है। और बाढ़ की परिस्थितियों में कहा जाता है अत्यधिक वर्षा होने पर इसका जल है वो पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। स्थानीय भाषा में इस नदी के पाट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? कहा जाता है कि घग्गर नदी है ये प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता है वो भी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस नाम से जाना गया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम दिया गया। आगे है, अब जो हम चर्चा करेंगे ये लगभग आपकी बांध परियोजनाओं के प्रश्न है। किन किन राज्यों के मध्य कौन कौन सी परियोजना संचालित है, जिनका हमें केवल नाम ध्यान रखना है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजना है? तो चंबल परियोजना वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की योजना है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए? चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए। राणा प्रताप सागर बांध, जौहर बांध, आपके जौहर बांध है, कोटा बैराज है, आपकी हमने चर्चा करी है। ये मुख्य लगभग 3-4 ऐसे बांध हैं जो किस नदी पर बनाए गए थे? चंबल नदी पर बनाए गए थे। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि एमपी में, राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? जो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो जौहर सागर बांध है। वो जौहर सागर बांध और कोटा बैराज है, ये दोनों कोटा जिले के अंदर स्थित हैं। अभी हमने चर्चा करी जो नदी घाट, ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं हम, चंबल परियोजना है वह राजस्थान मध्य प्रदेश की स्वीकृत परियोजना है, हमने चर्चा करी। इस पे 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक गांधी सागर बांध है वो कि एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया, जबकि आपकी चित्तौड़गढ़ में है वो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। जबकि कोटा के अंदर है वो 2 बांध बनाए गए कोटा के अंदर, एक तो आपका जौहर सागर बांध, एक तो आपका जौहर सागर बांध और दूसरा आपका है कोटा बैराज। ये किसके अंदर बनाए गए हैं? कोटा के अंदर 2 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, कोई भी नदी परियोजना उसका मुख्य उद्देश्य वैसे जल विद्युत व सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना ही होता है। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वो है जल विद्युत, यानी जल के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाना व सिंचाई सुविधा, खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। आगे है माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की स्वीकृत परियोजना है? तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की स्वीकृत परियोजना है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? माही बजाज सागर राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। माही बजाज सागर का मुख्य उद्देश्य क्या है? माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? वो है पेयजल, जल विद्युत, पेयजल या पीने के लिए जल, जल विद्युत या जल से बिजली निर्माण और सिंचाई के जल की उपलब्धता देना है। बिसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बिसलपुर परियोजना है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव के अंदर स्थित है। प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर होगा कि बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले के टोडा रायसिंह भीम तहसील के बिसलपुर गांव के अंदर है। बिसलपुर बांध में किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है? ये बिसलपुर जो बांध बनाया गया, जल इकट्ठा गया है, इनके द्वारा किन जिलों को पेयजल या पीने के जल की उपलब्धता करवाई जाती है? तो जयपुर व अजमेर या टोंक ऐसे 3 जिले हैं जिनको बिसलपुर बांध से जल मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर स्थापित परियोजना है, किन की स्वीकृत परियोजना है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की स्वीकृत परियोजना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात की नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया है। आगे का प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध में राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? तो देखिए, गुजरात से जो सटे हुए क्षेत्र हैं उनके अंदर, क्योंकि नर्मदा का पानी गुजरात के सटे क्षेत्रों से बाड़मेर, जालोर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ज्वाई बांध कहाँ स्थित है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ज्वाई बांध कहाँ स्थित है? ज्वाई बांध है वो आपका कहाँ स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। ज्वाई बांध है वो पाली के अंदर स्थित है। और याद रखिएगा, इस ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो ज्वाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। आगे सोम कमला अंबा परियोजना है, ये किस जिले से संबंधित है? सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है। मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध है वो आपका उदयपुर जिले से संबंधित है।
जाखम परियोजना का संबंध किससे? देखिए, जाखम नदी पर जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में बनाया गया था। जाखम परियोजना का संबंध है वो किस नदी से है? तो जाखम नदी पे जाखम बांध बनाया गया, तो जो किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। आगे प्रश्न है हमारा कि परंपरागत जल स्रोत क्या है? परंपरागत मतलब ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग हम बीते वर्षों बहुत सालों से कर रहे हैं। तो उनमें कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टोंग, आपके टांके और खडीन ऐसे जल स्रोत है जिनका प्रयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं। गोवर्धन सागर और रस सागर झील किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, गोवर्धन सागर और रस सागर जो झील है वो आपकी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। जना सागर झील किस में स्थित है? जना सागर झील है जिसे बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माता के नाम पर राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। माता का नाम क्या था? जना देवी या जना के नाम से जना सागर झील इसका नाम रखा गया। इसे बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा भी जाता है कि इसका नाम क्या है? बड़ी झील। इसको क्या कहा जाता है? बड़ी झील के नाम से जाना जाता है, जो किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? तो गोमती नदी पर जयसमंद किस झील का निर्माण किया गया था? जयसमंद झील का जो निर्माण है वो गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। तो प्रश्न आता है कि जयसमंद झील पर किस नदी का पानी आता है? तो याद रखिएगा, जयसमंद झील पर किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी जयसमंद झील पर आता है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण है वो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी मानव निर्मित। ये भी एक याद रखिएगा कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है, जिसमें गोमती नदी का पानी आता, हमने भी चर्चा करी, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। जोधपुर के अंदर कौन सी झीलें? तो जोधपुर के अंदर बालसमंद, कैलाना झील और उमेद सागर झील स्थित है। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? गढ़सीसर। जैसलमेर में कौन सी झील स्थित है? गढ़सीसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैसलमेर के अंदर कौन सी झील स्थित है? गढ़सीसर जो झील है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। गैप सागर, गढ़सीसर तो जैसलमेर में है। गढ़ देखो तो जैसलमेर, गढ़सीसर है वो जैसलमेर, जबकि गैप सागर है, गैप सागर डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। कोलायत झील स्थित है, कोलायत झील है, कोलायत ये क्षेत्र है बीकानेर में है। कोलायत झील है वो बीकानेर में स्थित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से दर्शन के प्रणेता? सांख्य दर्शन के प्रणेता जिसका नाम था कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता जिनका नाम था कपिल मुनि, उन्हीं का एक यहाँ सरोवर है जिसे कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि का आश्रम भी बना हुआ है इस झील के किनारे। तो कोलायत झील है वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कपिल सरोवर भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे है सिलीसेड झील स्थित है। सिलीसेड झील है वो कहाँ स्थित है? सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। अभी हाल ही में भारत का 96वां रामसर घोषित किया गया है। अभी हाल ही में 12 दिसंबर 2025 की बात है कि 12 दिसंबर 2025 को ही भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और राजस्थान का 5वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। उसके अंदर किसका नाम आया है? सिलीसेड झील का निर्माण आया है, जो कहाँ स्थित है? सिलीसेड झील है वो कहाँ स्थित है? सिलीसेड झील अलवर में स्थित है, जो कि भारत का 96वां, जबकि राजस्थान का 5वां वेटलैंड यानी नम भूमि बना है। कौन सी भूमि बना है? अब लगभग राजस्थान की 5वां वेटलैंड कौन बना है, या राजस्थान की 5वीं नम भूमि कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा कि जो सिलीसेड झील है ये राजस्थान की 5वीं नम भूमि बनी है। इससे पहले केवलादेव, सांबर, आपके खिंचन, मेनार गांव, उदयपुर का 4 थे और 5वां सिलीसेड में बना है 12 दिसंबर 2025 को। और भारत का 96वां वेटलैंड है ये। अब राजस्थान में कितनी नम भूमियाँ हो चुकी है? तो राजस्थान में अब चर्चा करें तो राजस्थान में अब कितनी नम भूमि हो गई है? राजस्थान में अब जो नम भूमि है उनकी संख्या, वेटलैंड की संख्या कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। आगे है कि वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो वर्तमान में जल संरक्षण की हम बात करें ना तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी 2 तकनीकें हैं जो वर्तमान में जल संरक्षण के लिए संचालित परियोजनाएं हैं।
चलिए, आज हमने मुख्य चर्चा करी लगभग 35 प्रश्न पहले आपके छठे अध्याय के, जबकि 74 प्रश्न हमने 7वें अध्याय की चर्चा करी है। और वाक्य सहित बात करें तो लगभग 100 से अधिक तो ये लिखित प्रश्न है, तो हम कम से कम 150 से 200 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों पर आपकी भी एक सोच विकसित हुई होगी कि कैसे छोटी छोटी किताबों में दिखने वाले ये आसान प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे एक आधार स्थापित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी और अब समय आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को और अधिक धारदार बनाएं। परीक्षाएं आपके निकट है। ईश्वर आपका परीक्षा हॉल में साथ दे, वो 2.5 घंटे 3 घंटे आपके मेहनत का फल आपको मिले और आपका चयन हो, आपके घर की जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो सपने हैं वो पूर्ण हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।